हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहने वाला है, यानी कि भारत का संविधान। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का संविधान बना कैसे और किन किन लोगों ने भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आपको सारे जो प्रॉब्लम्स होते थे वो क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो जो खासकर है वो एसएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के बेनिफिशियल रहेगा, और भी अदर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लिए डिमांड किस किसने करी थी तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। इन द ईयर 1895 लाला लाजपत राय डिमांड करी थी। आगे बढ़े तो इन द ईयर 1920 एक पार्टी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में सीपीआई। कौन बनाता है ये कम्युनिस्ट पार्टी? तो ये बनाते हैं एम एन रॉय, है ना। और ये पार्टी 1925 को क्या हो जाती है? ये हो जाती है फॉर्मलाइज हो जाती है, फॉर्मलाइज। और कहाँ होती है? तो ये कानपुर में होती है। और जो 1920 में है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये बनती कहाँ पे है? तो ये बनती है ताशकंद, ताशकंद उज्बेकिस्तान। जो एम एन रॉय रहते हैं वो इसके फाउंडर रहते हैं इस पार्टी के। यही एम एन रॉय 1934 को आवाज उठाते हैं कि डिमांड करते हैं बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ओके, फिर आगे चल के देखें तो 1924 में एक पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। इस पार्टी को कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं, और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ये भी डिमांड करते हैं। और कौन डिमांड करता है? तो इन द ईयर 1935 जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है वो डिमांड करती है। और 1936 में जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय कांग्रेस के लखनऊ सेशन को क्या कर रहे थे? डिसाइड कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो इन लोगों ने डिमांड करी थी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। लेकिन अगर कभी पेपर में पूछा जाए तो उसमें से वो बेसिकली एम एन रॉय वाला और कांग्रेस वाला, इन दो ही को ऑप्शन में मेन प्रायोरिटी देता है, क्योंकि हमें हिस्ट्री में इन दोनों के बारे में ही ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो एम एन रॉय 1934 और कांग्रेस 1935 ये डिमांड करी थी। अब ये चीज हमें याद रहनी चाहिए। तो अब होता कुछ यूं है कि साल 1939 से 1945 के बीच होती है आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये चीज क्लियर है। तो 1940 में जो इंडिया का वायसरॉय था लिनलिथगो, लिनलिथगो वो यहाँ पे लाता है एक ऑफर जिसको बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर, जिसको बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर। इस ऑगस्ट ऑफर ने ब्रिटिशर्स की कुछ डिमांड मानी। जैसे उन्होंने बस ये बोला कि हम आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब एंड हो जाएगा तो वो हमको क्या क्या देंगे? तो वो हमको डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। और एंड होने के बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है उसको मान लेंगे। कब? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो जाएगा उसके बाद ये डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन होता कुछ यूं है कि जो कांग्रेस रहती है और जो मुस्लिम लीग रहती है वो दोनों इसको रिजेक्ट कर देते हैं। किसको रिजेक्ट करते हैं? अगस्त ऑफर को। क्यों कांग्रेस इसलिए रिजेक्ट करती है कि साल 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर में पूर्ण स्वराज की मांग करती थी, पूर्ण स्वराज की मांग करती थी। और रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे 1929 की ईव को झंडा फहराया था। और 1930 को, डेट याद रखिए 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। किसने डिक्लेयर कर दिया था? कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए अभी जो संविधान हमारा बना था, बन तो वो 26 नवंबर 1949 को गया था, आपको ये चीज पता होगी। लेकिन वो लागू कब हुआ, वो इन्फोर्स कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसलिए हुआ 26 जनवरी को क्योंकि 1930 में लोगों ने, कांग्रेस ने 26 जनवरी को यहाँ पे पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। ओके, तो कांग्रेस ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को क्योंकि 1929 में लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, और उसके 11 साल बाद अब आप डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। मतलब कि कुछ जगहों की बस डोमिनियन स्टेटस, मतलब कुछ जगहों की बस आप ये दे रहे हैं कि आप उस जगह पर रूल कर लो, इंडिया की सिर्फ कुछ ही जगह पर। ये चीज गलत थी।
मुस्लिम लीग ने इसलिए कौन से कैंसिल कर दिया था, ये रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इनके जो हेड थे जिन्ना, उन्होंने सोचा कि हम ग्रुपिंग की हेल्प से यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान निकाल लेंगे, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश उन्होंने बाद में निकाल भी लिया। लेकिन उनकी भी ये चीज़ सही थी कि 11 साल बाद डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, मतलब पूर्ण स्वराज आते आते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑगस्ट ऑफर है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। इसके विरोध में जो फर्स्ट सत्याग्रह होता है, इंडिपेंडेंस सत्याग्रह, फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो सत्याग्रह होता है वो कौन करते हैं, तो वो करते हैं आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस सत्याग्रह किसने करा था, तो आचार्य विनोबा भावे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस व्यक्तिगत सत्याग्रह। ओके, जो सेकंड था, सेकंड किसने करा था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू ने। और जो थर्ड थे वो किसने करा था, तो वो करा था ब्रह्मदत्त ने। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। 1940 के बाद 1942 में एक मिशन आता है जिसको कहते हैं क्रिप्स मिशन, इसको कहते हैं क्रिप्स मिशन। ओके, लाता कौन है इसको, तो ये लाते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स। इस मिशन में ये बोला गया, ब्रिटिशर्स ने इंडियन से ये कहा गया कि हम आपको जो अगस्त ऑफर में डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे, कब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हो जाएगा वो हम अभी दे देते हैं, वो हम अभी दे देते हैं। लेकिन तब भी दोनों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 1942 में जापान अटैक कर रहा था ब्रिटेन के ऊपर और ब्रिटेन को चाहिए थी हेल्प। वो हेल्प किससे मिलती, तो वो हेल्प इंडियन से मिलती। लेकिन इंडियंस खुद अगेंस्ट चल रहे थे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उनकी बात यहाँ पे मानी नहीं जा रही थी, इसलिए डोमिनियन स्टेटस तुरंत लाया गया। लेकिन वो भी यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि इंडियंस को पता था कि हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे, नहीं तो जापान हमारे ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए इसको रिजेक्ट करा गया। और गांधी जी ने नारा दिया यहीं पर, करो या मरो का। ओके, और ये चीज रिजेक्ट करके ब्रिटिशर्स को भगाया। ओके, साल ईयर 1945 जो ब्रिटेन है वो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि इंडियंस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, और वो यहाँ पर एक मिशन प्लान बनाता है जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन प्लान आता कब है, 1946 में इंडिया में आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें 3 लोग रहते हैं। वो 3 के नाम है पैथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन थे, ठीक है। सेकंड रहते हैं एवी अलेक्जेंडर, और जो थर्ड रहते हैं वो रहते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन वाले ही। ओके, ये 3 लोग लाते हैं जिसमें पैथिक लॉरेंस चेयरमैन रहता है। अब ये कैबिनेट मिशन आता है, मतलब कि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने वाली है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी तो उसके लिए सबसे पहले क्या होंगे, उसके लिए होंगे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कब होते हैं, तो इलेक्शन होते हैं जून जुलाई में, आपके इलेक्शन होते हैं 1946 में, है ना, जिसमें कि जो टोटल सीट रहती हैं वो रहती हैं 389, है ना। और उसका फर्दर जो हम कहते हैं डिवाइड होता है 2 चीज़ों में। 296 इसमें से रहती हैं आपकी इलेक्टेड मेंबर्स की, है ना। और जो बच गई बाकी की 93 वो रहती हैं आपकी प्रिंसली स्टेट से जो लोग चुनकर आ रहे हैं, नॉमिनेट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो कैसा होता है, तो वो इनडायरेक्ट होता है। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ओके, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन रहता है। अब जो इलेक्शन से होकर जो लोग आएंगे वो 3 कमेटी से रहते हैं, कौन कौन सी वो 3 कमेटी हैं, एक है मुस्लिम, एक है आपकी सिख, और जो बच गए उनको कहते हैं जनरल। ओके, मुस्लिम से कितने लोग चुन के आए थे, तो ये थे 79, सिख से 4 और जनरल से 213। और यहाँ पे 10 लाख में से एक सीट निकल रही थी। ओके, 10 लाख में से एक पर्सन चुना जा रहा था इस 389 सीट के लिए। लेकिन हमें पता है जो जिंदा था जिसने सोचा था कि हम ग्रुपिंग करके यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान और यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान निकाल लेंगे, उसको जब पता चला कि ये जरूरी नहीं होगा कि यहाँ पर हम ये चीज दोनों कर पाए, तो यहाँ पर से मुस्लिम लीग बैक हो जाती है, मतलब इन सीट को छोड़ देती है। तब ये जो सीटों की संख्या है वो कितनी बचती है, तो ये बचती है 299, है ना। कब बचती है, जब जिन्ना इन चीज को छोड़ देता है, और हमें पता है कि वो क्या करता है, तो वो यहाँ पर लाता है डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि आपका अगस्त 1946 में आया था। ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, तो ये बंगाल वाले एरिया में था कि आपको अपोजिट जो रिलीजन के लोग हैं उनको देखते ही साथ मार देना है। ओके, देखते ही साथ मार देना है। इसके चक्कर में गांधी जी और बाकी जो लोग थे उन्होंने जिन्ना को बोला कि नहीं, हम आपको यहाँ पर
इन दोनों जगह पर पाकिस्तान निकाल के देंगे, जो कि प्रेजेंट डे अभी इस वाला ईस्ट वाला है वो बांग्लादेश है। ओके, तो ये पार्टीशन हो गया। पार्टीशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 3 जून, ये हुआ था 3 जून 1947। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये हुआ था 3 जून 1947 को पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन के बाद जो टोटल सीट थी वो 299 थी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई कब थी? तो वही थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, है ना। और जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो कब पास हुआ था या उसको लाया कौन था सबसे पहले? तो सबसे पहले उसको लाए थे जवाहरलाल नेहरू लाए थे। कब लाए थे? ये लाए थे 13 दिसंबर को। ये चीज क्लियर है। ये 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लाए थे। और इसको अडॉप्ट कब करा था? इसको अडॉप्टेड ऑन 2 जनवरी 1947 बाय द मेंबर्स। और जब इतने लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को, तो यहाँ पर अब कमेटी बनती है। यहाँ पर क्या बनती है? कमेटी बनती है। कमेटी दो टाइप की बनती है, मेजर और माइनर। यही कमेटी आपकी आगे जाके क्या बनाती है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, संविधान बनाती है ना। मेजर कमेटी कितनी बनती है? मेजर कमेटी रहती है 8, और जो माइनर कमेटी रहती है वो रहती है 13। ये चीज़ आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो मेजर कमेटी के बारे में डिस्कस करें कि मेजर कमेटी, ये जो 8 दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इनके जो हेड थे या इनको लीड कौन कर रहा था, उनके बारे में देखेंगे हम पहले तो जो यूनियन पावर कमेटी है या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है या स्टेट्स कमेटी है, इसको कौन देख रहा था? तो इसको देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, आपको याद रहनी चाहिए, उसको कौन देख रहा था? तो उसको देख रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी है या स्टीयरिंग कमेटी है, उसको कौन देख रहा था? तो उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और जो प्रोविंशियल कमेटी है या एडवाइजरी कमेटी है, उसको कौन देख रहा था? तो उसको देख रहे थे सरदार पटेल। ओके, अब ये 8 कमेटी हैं, इनको कौन देख रहा था? हमने ये भी डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, है ना। ये जो एडवाइजरी कमेटी है ना, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी एरियाज और माइनॉरिटीज के लिए। जब ये एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स के अंडर है और ट्राइबल और माइनॉरिटीज के अंडर है, फंडामेंटल राइट्स थे तो उनके अंडर उसको कौन देख रहा था, है ना। फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कमेटी थी उनको कौन देख रहा था? तो वो थे JB कृपलानी। और जो ट्राइबल या माइनॉरिटीज थी कमेटी, जब उनको कौन देख रहा था? तो ये देख रहे थे HC मुखर्जी। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। जो 8 मेजर कमेटी है, ये तो वेरी वेरी IMP है कि ये चीज आपको याद ही रहना चाहिए कि किस कमेटी को कौन देख रहा था, है ना। और जो बाकी की ये है आपकी मेजर वाली, ये है मेजर वाली, और ये वाली है, ये माइनर वाली है। तो ये माइनर जो 13 कमेटी है बाकी की, ये आप देख सकते हैं मैंने लगाई है, इनको आप याद कर सकते हैं। बाकी जो मेजर वाली है उनको तो याद आपको करना ही करना है। ओके, आगे बढ़े। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी एक वन ऑफ द मेजर कमिटीज थी, है ना, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इसको फॉर्म किसने करा था, कब हुई थी ये फॉर्म, है ना। और जिसके चेयरमैन थे, इसको लीड कौन कर रहा था, उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो चेयरमैन तो अभी हमने देखा, लीड कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर लीड कर रहे थे। और ये बनी कब थी? तो ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे पहले टोटल कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी को मसौदा कहते हैं, मसौदा समिति। मसौदा मतलब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, जो एक प्रारूप तैयार करेगी पूरी बुक का, उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए जो कमेटी थी उसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। तो एक उसमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, 7 टोटल्स में। और बाकी के जो 6 हैं वो उनके नाम मैंने ये लगा रखे हैं, अय्यर, अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर एंड DB खेतान। BL मित्तर को रिप्लेस करा था माधव राव ने,
और डीपी खेतान को रिप्लेस कर दिया गया था टीटी कृष्णमाचारी ने। ओके, अब फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन किस किस का क्या क्या था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट थे कौन? वो प्रेसिडेंट थे कौन? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, है ना। और यही कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, है ना, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें लॉ भी बनता है, और जब लॉ बन रहा था उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? उस टाइम पे प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क कौन कर रहा था? तो ये थे जीवी मावलंकर। ओके, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे जब लॉ बनता था? तो ये थे टी कृष्णमाचारी, मचारी, और H.C. मुखर्जी। ओके, ये दो लोग थे जब वाइस प्रेसिडेंट लॉ के लिए। जो लीगल एडवाइजर था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो लीगल एडवाइजर कौन था? तो लीगल एडवाइजर थे आपके B.N. राव, और जो चीफ ड्राफ्ट्समैन था वो कौन थे? तो ये थे आपके S.N. मुखर्जी। ओके, आगे बढ़े। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कितने टाइम में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया? तो ये बना, इसको बनने में 2 साल 11 महीने और रफली 17 डेज लगे, है ना। जिसका सिंबल था, बन रहा था उस टाइम पे, इसका सिंबल क्या था? तो इसका सिंबल एलिफेंट था। ओके, इसका जो डेकोरेशन है ना, वो किसने दिया? मतलब इसको बोला किसने? तो इनका जो डेकोरेशन था वो 2 लोगों ने दिया। तो वो 2 लोगों के नाम है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, या बिहार राम मनोहर सिन्हा, ये 2 लोग थे। ओके, इसको जो रिटन है, लिखा किसने, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रेम बिहारी जी ने, प्रेम बिहारी जी ने लिखा इसको, तो है ना, ये लिखा है प्रेम बिहारी जी ने इंग्लिश लैंग्वेज में। और हिंदी में किसने लिखा? तो वसंत कुमार जी ने लिखा, वसंत कुमार वैद्य ने हिंदी में लिखा। ओके, एडॉप्ट कब करा गया और इन्फोर्स कब करा गया? तो 26 नवंबर 1949 में इसको एडॉप्ट करा गया, और इन्फोर्स यानी कि इम्प्लीमेंट कब करा गया इसका? तो 26 जनवरी 1950 करा गया। 26 जनवरी को ही क्यों करा गया? क्योंकि 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने और जो भी कांग्रेस का सेशन चल रहा था तब 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था, है ना। घोषणा तो दिसंबर 1929 को कर दी गई थी, लेकिन जो पूर्ण डिक्लेयर कर दिया गया था वो 26 जनवरी को करा था, इसलिए इसको इन्फोर्स भी 26 जनवरी को करा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जो नेशनल फ्लैग है इसको कब अडॉप्ट करा गया था? तो इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। जो नेशनल आपका एंथम है, जो कि आपका नेशनल एंथम है, इसको कब अडॉप्ट करा गया था? तो इसको करा गया था 24 जनवरी 1947 को। जो आपका नेशनल सॉन्ग है इसको कब करा गया था? तो इसको भी 24 जनवरी 1947 को करा गया था। ओके, जो कितने लोगों ने पीपल साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने लोगों ने इस पर साइन करे थे? कितने लोगों ने साइन करे थे? तो ये थे 284 पीपल, जिसमें से आपकी 15 फीमेल्स थी, जिसमें से आपकी 15 फीमेल्स थी, और इन 15 में से 11 फीमेल्स ने साइन करा था। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। जिसकी लास्ट सिटिंग थी, है ना, वो भी कब हुई थी? तो वही थी 24 जनवरी 1947। और एक चीज यहाँ पर याद रखनी है आपको कि जो इम्पोर्टेंट जो ड्राफ्ट थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, इन लोगों ने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट मसौदा या प्रारूप जो भी कह लें, बनाया, है ना। तो उसकी डेट 1946 से, ये दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक थी, है ना। इसमें से इन लोग के ने टोटल 11 सेशंस करे थे। आगे बढ़े। और फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसके बारे में देख ले। तो ये जस्ट 1 साल बाद हुआ था 1951 में, जो 9th शेड्यूल के बारे में हमें बताता है। जो लोकसभा है और जो राज्यसभा, इसकी जो फर्स्ट सिटिंग है वो कब करी गई? वो हुई 13 मई
13 मई 1952 को फर्स्ट सिटिंग हुई लोकसभा और राज्यसभा की। आगे बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट डेट और कुछ चीजें ऐसी थी, सम प्रोविजंस वर इम्पोज्ड ऑन 26 नवंबर 1949। कुछ चीजें ऐसी थी जिनको कि 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, इन सबको ही 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, यहीं से चालू कर दिया गया था। ऐसी टोटल 15 चीजें थी। ओके, तो हो गया ये वीडियो यहाँ पर एंड हो गया है ना। ये और एक चीज, ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ये जो बने थे प्रेसिडेंट, ये कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ओके, और यहाँ पर कुछ छूट तो नहीं रहा है। और एक चीज यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि सबसे पहले जो चुनाव हुए थे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, जो पहले आम चुनाव हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, वो कब हुए थे? तो 1951 से 1952 के बीच में हुए थे। ये चीज क्लियर हो गई। और जो आपका नेशनल फ्लैग है वो किसने डिजाइन करा था? तो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन करा था, है ना। जो नेशनल फ्लैग है आपका, वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन करा था। कब करा था डिजाइन? इन द ईयर 1931। और जो रेशो होता है, वो रेशो होता है फ्लैग का 3:2 होता है। जो नेशनल एंथम है वो किसने डिजाइन करा था? तो ये जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा था? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें यहाँ पर, वैसे तो सभी हो गया है। एक चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर ली कि सबसे पहले जो इंडिया का फ्लैग है वो फॉरेन में किस फीमेल लेडी ने फहराया था? किस फीमेल लेडी ने फहराया था फ्लैग? तो ये सबसे पहले मैडम बीका जी का मैंने क्वेश्चन बनता है। कब, कहाँ पर? और स्टटगार्ट, जर्मनी। ओके, वहाँ पर फहराया था। कब फहराया था? 1907 में। तो ये आज की हमारी क्लास रही है। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।